हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आपके कहे अनुसार एक और भूगोल का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जो पेपर है उसको आप देख लीजिए। इस प्रकार से मैंने इस बार जो है व्हाइट में बनाया है और यहाँ पे पेपर पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है। सहकारी कृषि जो होती है वो सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है, उसमें राइट आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर जो है बहुविकल्पीय में सही होता है। क्या आपका आठों में 8 सही होता है? अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। यानी ऐसा देश है जहां पे उच्च मानव विकास नहीं है। तो ऐसा जो देश है, ये देखिए, नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान। ठीक है, ये तीनों तो हैं, लेकिन जो मिस्र है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है और अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र जो है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उच्च मानव विकास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, दूसरे के बाद तीसरा। जंग का कटोरा किस उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। तो जंग का कटोरा जो है ये पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर पिट्सबर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस जवाब का आंसर आपको पता होगा। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है वो यमुना मानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसमें यमुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है। तो जैविक संसाधन की बात करें जिसमें जीव के अंश पाए जाते हैं, तो वायु, लोहा, सोना, इन तीनों में तो नहीं पाया जाता। वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठवां देखते हैं। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि जो जल है उसका सबसे अधिक जो है समानुपात यानी किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में। तो आपका जवाब होगा सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो सिंचाई में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है कि सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियां का प्रकार है। तो मानव बस्तियों के प्रकार में देखा जाए, सड़क जो होता है ऐसी सड़क होती है और सड़क किनारे यहाँ पे मानव बस्तियां बसी होती है। तो किस प्रकार से होती है। सड़क देखिए एक रेखा में जाती है ना, तो यहाँ पे जवाब होगा रेखीय। राइट आंसर रेखीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, मुख्य व्यापार शुरू से लेकर प्राचीन से लेकर आज तक जो है सबसे ज्यादा समुद्री पत्तन से होता है। समुद्री पत्तन समुद्री मार्गों से ये जो बंदरगाह होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है होता है। तो राइट आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 8 में से आपके कितने सही हुई है। क्वेश्चन आते हैं अब यहाँ पे आपके सामने अति लघुत्तरीय। तो अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन नंबर देखेंगे अति लघुत्तरीय। तो चलिए इनको भी आसान और सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा ताकि आप आसानी से समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन आपके आप सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि ग्रामीण वस्तुओं के जो भौतिक लक्षण हैं इनके बारे में बताना है। आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि ग्रामीण वस्तुओं की विशेषताएं बताइए, तब भी यही आंसर होगा। ठीक है, ग्रामीण वस्तुओं की कारक पूछे तब भी यही आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है तो आपको समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ऐसे प्यारा सा हेडिंग बना लीजिए, चाहिए वाला हेडिंग बना लीजिए, चाहिए बना लीजिए कि ग्रामीण वस्तुओं की भौतिक लक्षणों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में। पहला पॉइंट, जो भौगोलिक स्थिति है, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की भूमि की उर्वरता कैसी है, वहां की प्राकृतिक संसाधन है, ये सब क्या है, ये सब भौतिक लक्षण है। भौतिक लक्षण का मतलब है कि फिजिकल, मतलब कि प्राकृतिक रूप से वहां पे उस क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या भौतिक लक्षण वहां पे देखने को मिलते हैं। तो किसी भी गांव में वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की जो प्राकृतिक संसाधन है वो कैसे हैं, इनको देखा जाता है। तो ये प्रकार से भौतिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वहां पे जल स्रोत है तो जल स्रोत का माध्यम क्या है, कैसे लोग वहां पे जल स्रोत का उपयोग करते हैं। तो तालाब देखने को मिलते हैं गांव में, नदी छोटी देखने को मिलती है, बड़ी भी नदी देखने को मिलती है, कुएं और झील, अब तो कुआं बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन कुएं भी देखने गांव में मिलते हैं, झील वगैरह भी छोटे मोटे आपको देखने को मिल जाएंगे, या सिंपल भाषा में तालाब ही कहे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब आपके सामने पॉइंट रहेगा परिवहन। अगर परिवहन की बात करें तो सड़क और रेल के माध्यम से जुड़ाव होता है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो रेल परिवहन उतना सुविधा नहीं है, लेकिन जो है आपको सड़क परिवहन तो दिख ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मिट्टी की गुणवत्ता। मिट्टी की गुणवत्ता का मतलब ये है कि जो वहां पे खेती की जा रही है बस्ती के प्रकार को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये है कि जहां पे जैसे मिट्टी होती है वहां पे ऐसे लोग बसते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहां पे अधिक बसाव होगा। तो यहाँ पे बस्ती के जो प्रकार हैं वो खेती यानी मिट्टी पर भी निर्भर होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो वहां पे जो लोग होते हैं, लोग जो लोगों का जो बसाव होता है, लोगों का जो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, लोग की जो संख्या होती है उन्हीं को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्थापत्य शैली। स्थापत्य शैली की बात करें तो वहां पे कच्चे घर, पक्की घर, ये सब दोनों मिलते हैं। वहां पे कच्चे घर में जो मिट्टी के घर होते हैं, लकड़ी घर होते हैं, ठीक है, छप्पर होते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। और पक्के घर मतलब कि सीमेंट के और जो है ईंट के बने होते हैं, ऐसे घर देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो गंगा किनारे नदी, जो गंगा नदी किनारे बसी बस्तियां होती हैं वो भूमि और जल स्रोत के कारण प्रसिद्ध होती हैं। तो इस पॉइंट को आप भी लिख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें यहाँ पे कि आपका अगर ये 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको बस जानते हैं बस इतना पॉइंट लिखना है, बस इतना पॉइंट। ठीक है। इतना नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इन पॉइंट को लिख दिया, ताकि अगर ये क्वेश्चन दीर्घ जो है लघु उत्तरीय में आ जाए, अति लघु से लघु उत्तरीय में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से लिख पाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस जोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ भौतिक लक्षण पूछा है, इसीलिए भौतिक लक्षण में बस इतना ही पॉइंट आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट, यानी यहाँ के भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ पे जल स्रोत क्या है, तो आप इस पे ले सकते हैं। यहाँ पे जो है मिट्टी गुणवत्ता आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट लिखेंगे आपको, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग इसलिए बताया क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन लघु उत्तरीय में आ जाए तो आप उसे प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र बताइए। तो भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा है इसके बारे में पहले बात करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। यह ऊर्जा परमाणु यानी नाभिकीय ऊर्जा होती है, इसके विखंडन और संलयन से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है, विखंडन का मतलब होता है टूटना, अलग होना, ठीक है, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के जब 2 अणु आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नहीं, जो ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं तो उसके बाद जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, छोटे छोटे पार्ट इकट्ठा होकर ऐसे जुड़ते हैं तो एक बड़ी चीज बनती है, ऐसे ही। तो यहाँ पे जब यहाँ पे अलग अलग होते हैं तो विखंडन होता है, जब आपस में मिल जाते हैं तो संलयन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो परमाणु होते हैं जब आपस में परमाणु, जैसे मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, परमाणु है, जब ये परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो एक परमाणु का निर्माण होगा। ठीक है, एक परमाणु का निर्माण होगा। ऐसे ही जब आपस में जुड़ते हैं तो संलयन कहलाता है, जब टूटकर अलग होते हैं तो विखंडन कहलाता है। इन दोनों प्रक्रिया में एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, और उस एनर्जी का नाम, उस ऊर्जा का नाम है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों प्रक्रिया से, यानी टूटेगा तब भी और बिखरे मतलब जुड़ेगा तब भी। एक सिंपल सी बात बताऊं, जब किसी से मोहब्बत होता है ना, जब दिल जुड़ता है तब तो खुशी होती है, जब दिल टूटता है तो दुखी होती है। और खुशी और दुखी में कुछ ना कुछ आपके अंदर सेंसेशन होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब मोहब्बत होता है तब, और जब बेवफाई होती है तब, दोनों प्रक्रिया में कुछ ना कुछ आपके साथ में होता है। जो होता है वही नाभिकीय ऊर्जा मान लीजिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे, जब विखंडन होता है तब भी कुछ ना कुछ होता है, और जब संलयन, जब आपस में जुड़ते हैं तब भी कुछ ना कुछ होता है। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं।
जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए विखंडन। विखंडन का मतलब परमाणु, भारी परमाणु का टूटना, यानी जब परमाणु होते हैं जब टूटकर अलग हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं तो इस प्रकार को हम विखंडन कहते हैं। और संलयन का मतलब हल्के परमाणु जो आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम संलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यूरेनियम, प्लेटिनियम के विखंडन, ये सब क्या होते हैं, ये परमाणु ऊर्जा के ऐसे तत्व हैं जो परमाणु ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यूरेनियम और प्लेटिनियम के विखंडन, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका केंद्र देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए केंद्र, भारत में प्रमुख जो है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा पूछे तब भी आंसर यही होगा, नाभिकीय ऊर्जा पूछे तब भी आंसर यही होगा, आणविक ऊर्जा पूछे तब भी आंसर यही होगा। ठीक है, बस ध्यान रखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा देगा तो आपको समझने की जरूरत होगी। यहाँ पे देखिए तारापुर जो है ये भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है या नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रिक से भी थोड़ा याद करा दूंगा। यहाँ पे कुडनकुलम है, ठीक है, और यहाँ पे कैगा है। इसको कैगा को आप ऐसे भी ले सकते हैं, कैगा। ठीक है, कैगा ऐसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट रावतभाटा राजस्थान में है और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पे मान लो कि एक तारा नाम की एक लड़की है। ठीक है, तारा नाम की एक लड़की है और रावत नाम का एक लड़का है। ठीक है, रावत नाम का एक लड़का है। यहाँ पे जो लड़की का नाम है वो तारा है। ठीक है, तारा नाम है और लड़की का नाम रावत है। तो यहाँ पे तारा जो है रावत से बोली कि मुलाकात नहीं हो रही, कभी मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गया मुलाकात हुई है। ठीक है, तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, वादा कर रहे हैं कल पक्का मिलेंगे। तो फिर बोली मेरे लिए क्या लेकर आओगे? बोली तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? परौरा मतलब समझते हैं परवर, परौरा और कांकर लेकर आएंगे। ठीक है, परौरा और कांकर लेकर आएंगे भैया। ठीक है, कांकर लेकर आएंगे। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए तारा से क्या हो जाएगा? तारापुर, रावत से क्या हो जाएगा? रावत भाटा, परौरा मतलब नरौरा। ठीक है, परौरा मतलब यहाँ पे लिखेंगे नरौरा, नरौरा पड़ता है यूपी में। और काकर मतलब काकरा पारा हो जाएगा, काकरा पारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस नहीं दिए गए, मैं बता दे रहा हूँ। तारापुर से तारापुर हो जाएगा। ठीक, कल पक्का मिलेंगे, कल पक्का मतलब कल पक्कम हो जाएगा। ठीक है, रावत भाटा, रावत नाम का लड़का था तो राजस्थान में रावत भाटा पड़ता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसमें नहीं है। और नरौरा पड़ता है आपका यूपी में। मानचित्र में भी आता है कि जो है यूपी का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, या इस प्रदेश का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, या कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो इसमें से कोई भी आप एक दर्शा सकते हैं मानचित्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। सतत विकास की संकल्पना क्या है या सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे, सतत पोषणीय विकास। हेडिंग बना के इसके बारे में लिखेंगे, आपका आंसर बहुत ही स्मार्ट होगा, परफेक्ट होगा। लिखेंगे इसमें सतत विकास का अर्थ, सतत पोषणीय विकास का अर्थ ऐसे विकास को बढ़ावा देना जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए समझौता ना करे। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आप इसमें एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, 100% पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे पेड़ है और आप यहाँ पे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हैं और इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पेड़ का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करने का मतलब ये है कि इस पेड़ से आप जो है छांव ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फल प्राप्त कर रहे हैं और लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आप इस पेड़ से अपना कर रहे हैं जो इससे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे होगा क्या, जब भविष्य में आपकी पीढ़ी आएगी, ठीक है, जब भविष्य में आपकी पीढ़ी आएगी तो इस जो आपकी भविष्य की पीढ़ी है ये भी अगर इस पेड़ का उपयोग कर ले तो इस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य पीढ़ियों के लिए भी अगर बचा रहे तो उसे सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। आराम से आसान शब्दों में लिख सकते हैं, कोई रट्टा मारना है दोस्तों, कोई वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको हार्ड वर्ड बताऊं या आपको कठिन वर्ड शब्द बताऊं जिससे आप समझ ना पाए, या कोई ऐसी भाषा में लिखी हो जो आपको समझ ना आए, इसलिए मैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से बता दे रहा हूँ। बहुत लोग मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले, समझाने वाले, किताबी भाषा रटवा देंगे, कोई समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ देंगे, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे जेन्युइन तरीका से बता रहा हूँ मैं कैसे चीजों को आप समझ सकते हैं।
सतत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी जो भी प्रक्रिया चल रही कंटिन्यूटी चल रही है। पोषण जो आप उपयोग करते हैं अपने भरण पोषण अपने जीवन के लिए पोषण उपयोग करते हैं, ऐसा विकास। तो कहने का मतलब है कि आप जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, तो समझ जाइए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हो सिद्धांत में कि पर्यावरण संरक्षण जो है इसका मुख्य सिद्धांत होता है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना पेड़ का, मैंने आपको एग्जांपल दिया पेड़ का, तो ये पेड़ क्या है, अगर ये पेड़ जो है आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर उपयोग करे तो क्या होगा, ये इन्वायरमेंट का संरक्षण हो रहा है। अगर पेड़ को काट देंगे, ठीक है, तो आपकी आने वाले पेड़ का उपयोग नहीं कर पाएगी, इसका मतलब पेड़ का संरक्षण नहीं हुआ है, यानी पर्यावरण संरक्षण नहीं हो रहा है। तो इसमें सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण का संरक्षण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण से उपयोग किया जाता है। अगर आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो है संसाधनों का उचित प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, यानी आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसको उपयोग कर पा रही है। जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना है और उतना ही कर रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। भाई सिंपल सी बात यह है कि जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया है सौर ऊर्जा है, वृक्षारोपण है। सौर ऊर्जा का उपयोग अगर हम करेंगे तो जो हमारी एनर्जी है, जो इन्वायरमेंट दूषित होता है अन्य चीजों से, वो नहीं होगा, सौर ऊर्जा बना रहेगा तो इन्वायरमेंट स्वच्छ रहेगा। पर अगला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब यह है कि हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर पाएगी, तो ये इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा और संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग भी होगा और हमारा जो पर्यावरण संतुलन वो बना भी रहेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन WTO के आधारभूत कार्य क्या हैं। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से बहुविकल्पीय का भी पूछ सकता है तो इसके बारे में लिखेंगे। आधारभूत कार्य क्या है, हमें कार्य लिखना है तो कार्य ही लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन का जो कार्य है कि व्यापार समझौते की निगरानी करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यापार शब्द लिखा है ना, इसका मतलब कि WTO करता क्या है, ये करता है भैया जो व्यापार होता है ना एक देश से दूसरे देश में, क्योंकि विश्व की बात हो रही है ना, तो एक देश से दूसरे देश में होगी तभी तो विश्व में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है तो व्यापार के संबंधित निगरानी जो होती है उसको देखरेख करता है। दूसरा, विश्व में एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है उन व्यापारों को निगरानी करता है कि कैसे लेन देन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया देखी जाती है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर नहीं पढ़ा रहा है, किसका सिलेबस कितना पूरा हुआ, कितना सिलेबस नहीं पूरा हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, वो निगरानी करता है, देखरेख करता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही WTO है, ये WTO ये विश्व में देखता है कि जो देश दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं उन देशों में व्यापार में कैसे हो रहा है, निगरानी करना, देखरेख करना, इन सब का काम जो है ये WTO को सौंपा गया, यही संस्था है, यही देखरेख करती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार सुगम बनाना ये WTO का काम होता है। जितने देश इसमें हैं लगभग 195 करीब करीब देश इसमें हैं। तो यहाँ पे जो देश है इन देशों का उद्देश्य होता है कि हमें व्यापार को सुगम और सरल बनाना है, ठीक है। सुगम और सरल का मतलब ये है कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ज्यादा टैक्स वगैरह ना हो, कोई देश ज्यादा टैक्स लगा देगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी, तो ये सब प्रक्रिया ना हो, इसीलिए WTO आगे आता है और इन सब की देखरेख करता है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। आगे देखिए, व्यापार विवादों का समाधान। व्यापार में भाई सिंपल सी बात है, आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कस्टमर में और जो है जो दुकानदार होता है उसमें कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, नोकझोंक हो जाता है। ऐसे ही देश में जब दूसरे देश में व्यापार होता है तो उन देशों में कोई विवाद ना हो, ठीक है। और अगर विवाद हो जाता है तो उस समस्या का समाधान WTO करता है। वही बात यहाँ पे आती है कि अगर किसी देश में व्यापार हो रहा है और कोई विवाद उत्पन्न हो जाती है
तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? WTO करेगा। ठीक है, आगे देखिए, सदस्य देशों की विवादों को सुलझाना जो है ये WTO का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वैश्विक व्यापार नियम बनाना। जो वैश्विक व्यापार नियम बनाना मतलब कि वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर जो व्यापार हो रहे हैं इसके लिए कोई नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके स्कूल में टीचर आते हैं, टीचर का आने का नियम होगा, इतने टाइम पर आना होगा, ठीक है, और इतने टाइम पर जाना होगा। ऐसी ही उनकी प्रक्रिया होती है और ऐसे ही विश्व व्यापार के नियम होते हैं। मतलब कि जो देश दूसरे देश में व्यापार करते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। नियम बनाता कौन है? WTO बनाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नीतियां बनाना, नियम बनाना, ये जो है WTO का काम होता है, यानी काम यानी कार्य। ठीक है, आगे देखिए, तकनीकी सहायता प्रशिक्षण देना। किसी देश को अगर तकनीकी सहायता चाहिए तो वहां पे उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ये प्रक्रिया WTO के द्वारा किया जाता है। विकासशील देश को जो इसमें जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश को व्यापार नीति में मदद करना, यानी व्यापार की नीति को समझाना, नियम को बताना, कैसे नियम को फॉलो करना है, कैसे काम करना है। क्योंकि जो विकसित देश हैं वो जानते हैं कैसे नियम को फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, और विकासशील देश वो थोड़ा कम जानते हैं। आपके स्कूल में 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला ये कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, आपकी क्लास में होंगे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मध्यम में होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम लोएस्ट में होंगे। वही व्यापार में होता है। व्यापार में जो विकसित देश होते हैं वो टॉप पर होते हैं, जो विकासशील होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, और जो अर्ध विकसित होते हैं थोड़ा और कम होते हैं। इस प्रकार से इनकी क्राइटेरिया होती है। जैसे आपके स्कूल में बच्चे होते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, टॉप पर होते हैं, उनको उम्मीद होती है, और स्कूल को भी उम्मीद होती है, स्कूल के टीचरों को उम्मीद होती है कि ये बच्चा नंबर 1 है, ये टॉपर बनेगा। ठीक, उम्मीद होती है, और बच्चे को भी उम्मीद होता है कि मैं थोड़ा कुछ कर सकता हूं। ऐसे ही यहाँ पे होता है। विकसित देश, विकासशील देश और अर्धविकसित देश होते हैं, तो उनको नीतियों को समझाना, बताना, ये WTO का काम होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आगे और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बशर्ते समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे कर सकते हैं, WTO ने भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हुआ था, विवादों को हल करने की मदद की थी। तो ऐसे विवाद होते रहते हैं और इनका मदद करना WTO काम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ITDP क्या है? ITDP के बारे में अगर आपसे सवाल पूछ ले तो सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए कि ITDP आखिर है क्या। तो देखिए, ITDP का मतलब होता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनको कहते हैं ये समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम है। ये यहाँ पे लिखेगा समन्वित। ठीक है, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, बहुविकल्प में भी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। यह कार्यक्रम जनजाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए चलाया गया है। यानी ITDP है क्या? तो ITDP की अगर बात करें तो एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो उन जनजाति समुदायों के लिए चलाया गया है जो थोड़ा सा पिछड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना, उनके आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, सांस्कृतिक परिवर्तन, उनमें बदलाव, उनमें जो है कुछ ऐसी चीजें विकसित करना जो अपने संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इन सबके के लिए जो है ITDP का कार्यक्रम चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य लिखेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है सेवा में सुधार करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनमें अभी भी देखा जाए तो शिक्षा उतनी उच्च नहीं है, उनको महत्व नहीं समझ में आता कि शिक्षा की पावर क्या है, एजुकेशन का महत्व क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में सुधार करना ये ITDP का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे का मतलब ये होता है कि जैसे आप जब घर बनवाते हो ना, तो जो घर बनवाते हैं आज की डेट में पिलर लगाते हैं। ठीक है, पिलर लगाते हैं। पिलर क्या है? पिलर आपका आधारभूत है। ठीक है, जो आपके घर को मजबूती देगा, यानी फाउंडेशन है, आधार है। ऐसे ही जो आपके बुनियादी ढांचे हैं, मतलब कि इंसान को जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो ऐसे ही उनकी जो बुनियादी ढांचे हैं रोटी कपड़ा और मकान कह सकते हैं, जो उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उनको चाहिए वो। ठीक है, इन सब का विकास के लिए, बुनियादी ढांचों का विकास करने के लिए ITDP प्रोग्राम चलाया गया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा देखिए, तीसरे में उदाहरण में दे सकते हैं कि
आदिवासी इलाकों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र खोलना। अगर ये सब ओपन होता है, नहीं खुलता है, वहाँ पे स्कूल खुलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र ओपन होते हैं, तो लोगों का विकास होगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी। जो लोग शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश विकसित की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कच्चे माल पर आधारित दो दो उद्योग के नाम लिखिए। तो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग हैं उनको बताना है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं कई टाइप का लिख दिया हूं ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएं। अगर ये 4 नंबर में पूछ लेगा तो आप इसे 4 नंबर में भी लिख सकते हैं, 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। अगर 6 नंबर में पूछेगा तो 6 नंबर में लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हर चीज से बता दे रहा हूं ताकि जो है आप इसे आसानी से समझ पाए। तो कच्चे माल के आधार पर सबसे पहला पॉइंट है कृषि आधारित उद्योग। अगर आपसे केवल पूछ ले कृषि आधारित उद्योग के बारे में बताइए कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं, तो उसमें आप लिखेंगे पहला उद्योग देखिए कपड़ा यानी कपास उद्योग। जो कपास उद्योग होता है, क्योंकि कपास से ही कपड़ा बनता है, तो कपास उद्योग क्या है, कृषि आधारित उद्योग है, पहला पॉइंट। दूसरा चीनी उद्योग, गन्ने से चीनी बनता है, आप जानते हो, तो यहाँ पे गन्ने से चीनी बनाना ये आपका आ जाएगा कृषि उद्योग में। जैसे कि यहाँ पे जो कहवा होता है, कहवा की खेती की जाती है, कहवा फिर से कॉफी बनती है, तो वो भी तरह से जो है यहाँ पे आपका पॉइंट कृषि में आ जाएगा। ठीक है, चीनी जो चाय होता है, चाय पत्ती उत्पादन किया था, तो चाय भी इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कि आगे पॉइंट है खनिज आधारित उद्योग। जो खनिज में यानी खनिज मतलब जो खुदाई से प्राप्त होते हैं खनिज, वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। जैसे लौह अयस्क हमें खुदाई में प्राप्त होता है, जब खुदाई में प्राप्त होता है तो इसे हम खनिज के नाम से जानते हैं, और जो लौह अयस्क होता है इससे लौह इस्पात बनाया जाता है। जब तक लौह अयस्क नहीं होगा दोस्तों, तब तक लौह इस्पात नहीं बन पाएगा, और लौह इस्पात नहीं बन पाएगा तो आपके सामने जो परिवहन के साधन, जो लोहे सामग्री, ये सब आते हैं, ये आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क होता है, और फिर इस पे जब उद्योग यानी इस्पात बना देते हैं तो द्वितीयक में चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है ये भी एक तरह से चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर का उपयोग करके सीमेंट उद्योग बनाया जाता है, यानी सीमेंट बनाया जाता है, तो ये भी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आगे पॉइंट देखिए यहाँ पे वन पर आधारित उद्योग। वन पर आधारित उद्योग की बात करें तो देखिए कागज जो बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो लकड़ी के लिए जो है यानी वन होने चाहिए, तो वन भी क्या हो जाए, वन पर आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आगे रबड़ उद्योग। रबड़ से जो रबड़ जो होती है, रबड़ आप जानते हैं जो कच्चे माल होते हैं रबड़, फिर रबड़ उद्योग बनाया जाता है, तो इस प्रकार से ये वन पर आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण क्या है। तो चलवासी पशुचारण के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे यह वह प्रणाली है जिसमें लोग अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। किसके लिए जाते हैं, चराने के लिए जाते हैं, क्योंकि नाम क्या देखिए चलवासी। चलवासी का मतलब चल वास करना है ना, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाकर बसना। ठीक है, चलवासी, और जाते किसके लिए, पशु के लिए, चारण यानी पशुओं को चराने के लिए। ये बड़ी संख्या में इनके पास पशु होते हैं जिन्हें मवेशी कहा जाता है। मवेशी का मतलब पालतू पशु। ठीक है, जैसे कि इसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट ये सब आते हैं। ठीक है, ये पालतू पशु होते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए पालते हैं, आजीविका चलाने के लिए पालते हैं। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने नाम सुना होगा गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ऐसे भोटिया जनजाति, इन सब जनजाति के द्वारा जो है चलवासी पशुचारण जो है इनके अंतर्गत आते हैं। ये लोग करते क्या है कि एक स्थान पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं, फिर इसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर चलते रहते हैं। ठीक है, इनका कोई एक तरह से निवास स्थान परमानेंट नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना चलते हैं, पशुओं को चराते रहते हैं, और उसी से उनका खर्चा चलता रहता है। ठीक है, जहां रहते हैं वहां कुछ दिन तक रहते हैं और वही अपना भोजन पानी बना के अपना काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें इसकी मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता में लिखेंगे मौसम बदलाव के अनुसार ये स्थानांतरण करते हैं। जब ठंडी का मौसम होता है ना, तो जैसे देखिए पहाड़ है, तो होता क्या है यहाँ पे कि ये लोग ठंडी के मौसम में, यहाँ पे ये घाटी है मान लेते हैं, ठीक है,
ठंडी के मौसम में घाटी में आ जाते हैं। घाटी में क्यों आते हैं? क्योंकि ठंडी के मौसम में ऊपर जो है यहाँ बर्फबारी ज्यादा हो जाती है। तो जब बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो जो घास वगैरह होता है ना, घास पे बर्फ जम जाती है। तो जब घास पे बर्फ जम जाएगी तो जानवर क्या चरेंगे? कुछ नहीं चर पाएंगे, इसीलिए घाटी में आ जाते हैं। घाटी में उतना बर्फबारी नहीं होती है लेकिन कम होती है, तो घाटी में उनको पशुओं को चराने के लिए चारा मिल जाता है। तो क्या होता है, गर्मी के मौसम में ये पहाड़ पर चले जाते हैं और शीतकाल में ठंडी के मौसम में घाटी में चले जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मौसम के अनुसार ये स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उससे स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप भविष्य में जब पास कर लोगे इंटर तो आपको टीसी मिलेगी। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी एक स्कूल छोड़कर आप दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो आपको टीसी देनी पड़ती है। ऐसे ही जब ये लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। जाते क्यों हैं? क्योंकि पशुओं को चराने के लिए, क्योंकि वो जीविका उनकी वही होती है। ठीक है, तो मौसम की बदलाव के अनुसार अपना ये स्थानांतरण करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, चराई के लिए घास के मैदान की तलाश करते रहते हैं। जैसे गुज्जरवाल, बकरवाल, मैंने आपको बताया गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो जनजाति के लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, ये ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें चरवासी पशु चारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ चुका है और यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक एक करके बात करेंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। लघु उत्तरीय क्वेश्चन 4 नंबर में लिखना होगा और 4 नंबर लिखने के लिए कम से कम आपको 2 पेज में आंसर देना होगा। ठीक है, एक पेज में 2 नंबर लिखने का तरीका जैसा होगा, अगर आप अच्छे तरीके से लिख देंगे तो आपको एक पेज में ही 4 नंबर मिल जाएगा। लिखने की शैली अलग अलग होती है, इसीलिए जैसे आप लिखेंगे वैसे ही नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या हैं। तो मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिर्फ विचार की बात करूं तो आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, यानी क्या थॉट चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं कि कैसे हम तैयारी करें, कैसे क्या करें, जो भी आप सोच रहे हैं वो आपका विचार है। ठीक है, आपके विचार से जो भी आपको लगता है कि आप टॉपर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो आपके विचार है। ठीक है, विचारधाराएं, धाराओं का मतलब होता है जिससे करंट फ्लो होता है, करंट जाता है, उसको धारा बोलते हैं। ऐसे के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी को विचारधारा कहते हैं, जो थॉट चलते हैं आपके मन में। ठीक है, अब ये थॉट किसके लिए होते? जवाब होगा मानव भूगोल के लिए होते हैं। यानी मानव भूगोल के बारे में कई लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनके अलग अलग विचारधाराएं हैं, कुछ उन्होंने कहा है। आइए उनके बारे में बात करते हैं, वही हमें यहाँ पे समझना है। तो मानव जो भूगोल है ये प्राकृतिक वातावरण और मानव जो गतिविधियां होती हैं इन्हीं के संबंध को अध्ययन करना मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मानव है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ मानव है, एक तरफ पर्यावरण है। ठीक है, एक तरफ क्या है? पर्यावरण है। तो जो पर्यावरण का संबंध है वो मानव के साथ में है, और जो मानव का संबंध है वो पर्यावरण के साथ में है, मतलब एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों अंतर संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ परिभाषा, कुछ विचार दिए गए हैं, इनको समझना है। तो पहला देखिए, पर्यावरण निश्चयवाद, ये निर्धारणवाद नहीं बल्कि इसको हम निश्चयवाद कहेंगे। ठीक है, ये निश्चयवाद है। ठीक है, निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद। तो पर्यावरण निश्चयवाद का क्या क्या कहता है? इसमें कहता है कि भैया प्रकृति मानव जीवन और उनकी गतिविधियों को नियंत्रण करती है। मतलब जो प्रकृति है ना, जो मानव जीवन है और मानव के द्वारा जो काम होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जो काम होता है उसको नियंत्रण करती है। यानी प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ये पर्यावरण निश्चयवाद में कहा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो रेगिस्तान में पानी की कमी के कारण लोग खानाबदोश होते हैं। खानाबदोश का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीवन यापन के लिए, आजीविका लेके घूमते रहते हैं। ठीक, खानाबदोश मतलब कि भोजन पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, उन्हें खानाबदोश कहते हैं। तो रेगिस्तान क्या है? प्रकृति के द्वारा निर्मित रेगिस्तान है जिसमें न तो भोजन है, न तो पानी है, न तो उसमें कोई ऐसा चीज है जो संसाधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके मानव का। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति ने निर्धारण कर दिया है, तय कर दिया है, निश्चय कर दिया है, ये निश्चय है। ठीक है, ये निश्चय है।
तो यहाँ पे जो प्रकृति ने निश्चय कर दिया है वो प्रकृति के द्वारा ही मानव को काम करना पड़ेगा, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा मानव को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में इसको परिभाषित करूं तो आप इतना समझ जाइए कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की अपेक्षा, ठीक है, मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा होती है उसी को निश्चयवाद कहा जाता है या पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संभववाद, पॉसिबिलिज्म। ठीक है, आइए बात करते हैं संभववाद। मानव ने कुछ संभव कर दिया है इस दुनिया में, ठीक है, चांद पर पहुंच गया तो मानव ने बहुत संभव कर दिया है। तो आगे देखिए इसमें लिखेंगे मानव अपने बुद्धि और तकनीकी से प्रकृति की सीमाओं को पार कर सकता है। जैसे चांद पर पहुंच गया ना, तो मानव क्या करता है, मानव अपनी बुद्धि से कुछ तकनीकी इस्तेमाल करता है और उसके सहारे प्रकृति की जो सीमाएं होती हैं उसको पार करता है। मतलब कि प्रकृति कहती है कि हमारे अनुसार काम करना है, लेकिन वो अपने दिमाग से, बुद्धि से जो है उसको जो है काम कर लेता है। ठीक है, तो पॉइंट आप इसमें संभववाद कह सकते हैं। आगे इसमें लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे बात करें दुबई जैसे रेगिस्तान इलाकों में कृत्रिम द्वीप और गगनचुंबी इमारतें बनाना, ये मानव ने संभव कर दिया है। आप दुबई देख लीजिए, दुबई का नज़ारा देख लीजिए, और डेजर्ट एरिया है, पूरा मरुस्थल एरिया है उस क्षेत्र में, पूरा नहीं मतलब कुछ क्षेत्र मरुस्थल है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी कृत्रिम द्वीप बना दिए गए हैं, गगनचुंबी इमारतें बना दी गई। कैसे पॉसिबल होगा ये? मानव अपने बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी इस्तेमाल करके उनको जो है प्रकृति को मात दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है नवनिश्चयवाद। ये नवनिश्चयवाद है। ठीक है, नवनिश्चयवाद की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन का वकालत करता है। मतलब ये है कि एक तरफ मानव और एक तरफ पर्यावरण, ठीक है, मानव और पर्यावरण दोनों को संतुलन स्थापित करना नवनिश्चयवाद की संकल्पना कहलाती है। और नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि जैसे मान लीजिए एक चौराहा होता है ना, एक चौराहा होता है, इस चौराहे पे जो है वहां पे सिग्नल लगे होते हैं, इसमें लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है लाल बत्ती, ऊपर होती है लाल बत्ती, फिर इसके बाद जो होती है यहाँ पे आपका दिखाई देगा पीली बत्ती। ठीक है, पीली बत्ती, फिर आपको दिखाई देगा यहाँ पे हरी बत्ती। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें होता क्या है, जब लाल बत्ती जलती है तो खतरा का महसूस होता है। ठीक है, पीली बत्ती जलती है तो इसका मतलब आप तैयार हो जाइए, और हरी बत्ती का मतलब कि भैया आप जाओ, कोई खतरा नहीं है। ऐसे हमें प्रकृति के साथ में करना है। जब लगे कि संसाधन कम मात्रा में है तो हमें लाल सिग्नल दे रहा है प्रकृति। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि अगर संसाधन खत्म हो जाएंगे तो भविष्य में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर प्रकृति को पहले देखना है, परखना है, समझना है, फिर उसको उपयोग करना है। देखने का मतलब ये है कि पहले उससे समझ जाना कि भाई कितनी मात्रा में संसाधन है। संसाधन भरपूर मात्रा में है तो आप उपयोग करिए, लेकिन हाँ, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। आप उसको नियोजन के तरीका अपनाकर उपयोग करिए तो दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो नवनिश्चयवाद है ये प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों को बनाता है और संतुलन को बनाए रखता है, ये परिभाषा बताती है। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल इसमें लिख सकते हैं कि मानव गतिविधियों और उनकी संस्कृति या परंपराओं से प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पे भारत में पर्वतीय इलाकों में श्रेणीदार खेती करना, ये भी एक तरह से ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखें कोई जरूरत इसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक में देखिए, पहला है यहाँ पे जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। इसका एक आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, इस प्रकार से आप हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना लेंगे तो और आपका परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप लिखेंगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका जन्म दर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मृत्यु दर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रवास। इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना देंगे। आंसर अलग लिखिए, थोड़ा सा स्मार्ट होगा, परफेक्ट होगा, बेहतरीन नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। अब इसके बारे में लिखेंगे क्या, इसके बारे में लिखेंगे जन्म दर। जन्म दर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, प्रति हजार लोगों पर एक वर्ष में जन्म देने वाले जो बच्चों की संख्या होती है उसी को जन्म दर के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा, गौर फरमाएंगे थोड़ा सा, प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जो है जन्म दर कहा जाता है, बर्थ रेट कहा जाता है।
डेथ रेट की अगर बात करें, मृत्यु दर की अगर बात करें, तो प्रति हजार पे एक वर्ष में जो मरने वालों की संख्या होती है उसी को डेथ रेट यानी जन्म मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। प्रवास की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे जो है यहाँ पे उसे प्रवास के नाम से जाना जाता है। जब लोग गांव से शहर में चले जाते हैं और वहां पे अपना अपना वसना शुरू कर देते हैं तो प्रवास कहा जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वास करना प्रवास कहलाता है। इन तीनों अवस्थाओं में आकर आप ध्यान से देखेंगे तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, क्योंकि नाम देखिए लिखा है जनसंख्या परिवर्तन, यानी जनसंख्या में कुछ न कुछ बदलाव होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में वहां पे 1000 लोग हैं, 5 साल बाद अगर वहां पे 5000 लोग हो जाते हैं, इसका मतलब जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन क्या दर्शाता है? परिवर्तन दर्शाता है कि यहाँ पे लोगों का जन्म हुआ है, यानी बच्चों का जन्म हुआ है, तभी यहाँ जनसंख्या बढ़ी है। तो इस प्रक्रिया को हम जन्म दर कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मृत्यु दर में आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1000 लोग हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 लोग की डेथ हो गई है, तब भी जनसंख्या में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये जो डेथ हुई है 20 लोगों की, इसमें क्या होगा? इसमें हम मृत्यु दर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब फिर तीसरा पॉइंट देखिए कैसे लिखेंगे, उदाहरण के तौर पे इसमें मान लीजिए किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, वहां पे 1000 लोग हैं, और कोई एक क्षेत्र है यहाँ मान लीजिए 100 लोग हैं, तो जो 100 लोग हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर 10 लोग यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 90 लोग बचेंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल परिवर्तन हुआ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जनसंख्या में परिवर्तन घटक में प्रवास भी कहने के कारण बनता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ये इसके घटक हैं। तो आप इसमें आराम से ले सकते हैं, बहुत सिंपल आसान शब्दों मैंने आपको समझाया है। ठीक है। अब बात करते हैं जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर क्या होता है। तो आइए इसके अंतर को यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से देख पाएंगे। तो सबसे पहले जन्म दर क्या होता है, जो परिभाषा आपने वहां लिखा है वही परिभाषा यहाँ पे आप फिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए प्रति 1000 लोगों पर जो बच्चों की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। एक परिभाषा तो आप ये ले सकते हैं सिंपल वर्ड में, एक परिभाषा और है बता दे रहा हूं मैं, कि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ठीक है। और मृत्यु दर, वही मृत्यु दर लिखेंगे कि प्रति 1000 लोगों पर जो मरने वालों की संख्या है उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। ये तो बात होगी इसका अर्थ का। ठीक है। ये पैरामीटर है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रभाव की बारे में बात करें तो प्रभाव में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है, यानी प्रभाव क्या पड़ता है जन्म दर में? तो जन्म दर होगा तो सिंपल सी बात है जनसंख्या वृद्धि होगी। मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि 1000 कहीं पे जनसंख्या है किसी क्षेत्र में, वहां पे अगर मान लो 5000 जनसंख्या हो जाए 5 साल में, ठीक है, तो ये क्या है? जन्म दर है। और यहाँ पे क्या हो रही? जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें लिखेंगे अगर मृत्यु दर हो ये, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर वहां मरेंगे लोग तो जनसंख्या कम होगी। तो प्रभाव में आप लिखेंगे कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है और यहाँ पे जनसंख्या कम होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण लिखेंगे इसमें कि जन्म दर में 2023 में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 18 प्रति 1000, मतलब कि 18 व्यक्ति बढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 में 7 व्यक्ति मर रहे हैं। ये इसमें आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। या अगर ये समझ में नहीं आता है तो जो मैंने बताया आप उस एग्जाम्पल को फिट कर सकते हैं, परफेक्ट नंबर मिलेगा दोस्तों, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। देखिए प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक के बारे में बात करें तो मैं सिंपल भाषा में पहले का आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दूं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र है, यहाँ पे मान लीजिए अपकर्ष है, यहाँ पे मैं एक क्षेत्र लिख रहा हूँ अपकर्ष, और यहाँ मान लीजिए ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मान लीजिए प्रतिकर्ष लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रतिकर्ष यहाँ पे हो जाएगा। और फिर मान लेते हैं यहाँ पे बी क्षेत्र है। अब यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको बताएं कि जो अपकर्ष क्षेत्र है और जो प्रतिकर्ष क्षेत्र है, इन दोनों में अंतर इतना है कि जो प्रतिकर्ष का है ना, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे गंदा पानी पीने को मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको स्वच्छ पानी मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको रोजगार मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है?
रोजगार मिलता है। यहाँ पे लोगों की क्या है, बेरोजगारी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी है। मैं बस इतना लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, बेरोजगारी है। अब आप मुझे इतना बताइए दोस्तों कि लोग कहाँ रहना पसंद करें, आप कहाँ रहना पसंद करोगे, अपकर्ष वाले क्षेत्र में या प्रतिकर्ष वाले क्षेत्र में? आपका जवाब होगा अपकर्ष वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छ पानी मिल रहा है, यहाँ गंदा पानी मिल रहा है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार की सुविधा है। जब लोग, ध्यान रखिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, जब लोग प्रतिकर्ष से अपकर्ष में आते हैं, जब लोग प्रतिकर्ष से अपकर्ष में आते हैं तो प्रतिकर्ष से जाना उनका उद्गम कहलाता है, और जब अपकर्ष में आते हैं उनका गंतव्य कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा, 2024 में पूछा गया था कि गंतव्य और उद्गम में अंतर बताइए, और यही चीज यहाँ पे है, प्रतिकर्ष कारक और जो अपकर्ष कारक है, यही आपका गंतव्य और उद्गम है। जब जहां से लोग जाते हैं उद्गम होता है, जहां को जाते हैं उसे गंतव्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां से जाते हैं, जहां से जाते हैं उसे उद्गम कहते हैं, और जहां को जाते हैं उसे गंतव्य कहते हैं। से और को में अंतर है। बहुत ही एग्जाम्पल के तरीके से आसान शब्द में दोस्तों आपको बता रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अगर घुमा देगा कि गंतव्य क्या होता है, उद्गम क्या होता है, गंतव्य उद्गम में अंतर बताइए, तब भी आप आंसर लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बेहतरीन नंबर मिलेगा। लिखने से अच्छा है कि आप फ्लो चार्ट डायग्राम से प्रेजेंट कर दीजिए, आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे मानव विकास सूचकांक एक माप है, पहला पॉइंट। अगर मैं कहूं कि आपको मान लीजिए ये कोई दीवार है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक दीवार है और आपको जो है इसको मापना है, ठीक है, इसको जो है मापना है, तो आप कैसे मापेंगे, आप इस दीवार को कैसे मापेंगे? आप मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में ऐसे नापेंगे। तो यहाँ पे जो आप नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं? दीवार को नाप रहे हैं, ठीक है, दीवार को नाप रहे हैं। तो आप चाहे जिस पैमाने पे नापे, सेंटीमीटर में, फुट में, मीटर में, चाहे से नापे, लोग फुट में नापते हैं कि दीवार इतना फुट लंबा है। तो ऐसे ही मानव विकास कितना कर लिया है उसका कैसे मापेंगे हम लोग, कैसे हम लोग जान पाएं कि मानव कितना विकास कर लिया है? उसके लिए एक जो है इंडेक्स बनाया गया है, उसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के तहत हम ये जान सकते हैं कि मानव कितना विकास कर चुका है। तो ये क्या है? एक माप है जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि मानव कितना विकास कर चुका है। पहला पॉइंट, आगे देखिए, किसी देश की आर्थिक और सामाजिक जो विकास होता है, ठीक है, उसका आकलन करता है। किसी देश की आर्थिक मतलब कि कोई देश कितना प्रगति कर चुका है, जैसे चाइना है, तो चाइना कितनी आर्थिक उसकी विकसित हो चुकी है, कितना जो है चाइना आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है। अगर बात करें तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए भैया, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। चाइना में विदाउट ड्राइवर के कार चलती है, विदाउट ड्राइवर के बस चलती है। इसका मतलब यह है कि चाइना कितना भारत से आगे है, आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। चाइना में विदाउट ड्राइवर कार चलती है, अगर भारत में कोई विदाउट ड्राइवर की कार आ जाए तो लोग भूत भूत कहेंगे कि कार भूत चला रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक विकास कौन सा देश ज्यादा किया है। दूसरी बात, सामाजिक विकास, जब आर्थिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है सामाजिक विकास होगा। आर्थिक विकास में लोग विकास करते हैं, जब लोग विकास करेंगे तो समाज विकास होगा, क्योंकि समाज में ही तो लोग रहते हैं ना, तो लोग जब विकास करेंगे तो समाज विकास करेगा दोस्तों, और समाज विकास करेगा तो देश विकास करेगा। ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका आकलन कौन करता है? इसका आकलन HDI करता है, यानी मानव जब विकास करता है तो मानव की आंकड़ा ये भी HDI के माध्यम से ही निकाला जाता है। जब लोग आर्थिक विकास करते हैं तो उसको देखा जाता है, समाज जब विकास करता है उसको देखा जाता है, उसका लेखा जोखा HDI के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके 3 मुख्य आयाम हैं। आयाम मतलब 3 ऐसे स्रोत हैं, साधन है जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि HDI यानी मानव विकास उच्च है या निम्न है। 3 स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं, कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे है आपके सामने, स्वास्थ्य,
ठीक है, स्वास्थ्य पहला पॉइंट है यहाँ पे, स्वास्थ्य। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो विकास होगा। पहला पॉइंट। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपकी जिंदगी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका होता है स्वास्थ्य। नहीं, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा स्वास्थ्य। यानी जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये कि जीवन जीने के प्रति आशा। आशा का मतलब ये है कि पहले लोग 100 साल तक जीते थे, पहले लोग 100 साल तक जीते थे। ठीक है, आज की डेट में जो हम लोग की लाइफ हो चुकी है ना, वो 80 साल हो चुकी है। आने वाले दिनों में 60-70 साल तक रहेगी मानव का जीवन। इसका मतलब ये है कि जीवन प्रत्याशा घट रही है, यानी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या मानव विकास कर पाएगा? जो जितना लंबा जिएगा उतना लंबा विकास करेगा, जो जितना कम जिएगा उतना ही कम विकास करेगा। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, अगर कोई 20 साल ही जिया तो अपनी जिंदगी में क्या विकास कर पाएगा? अगर कोई 80 साल जिया है तो अपनी जिंदगी में वो विकास कर सकता है, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। तो सिंपल सी बात ये है कि स्वास्थ्य अच्छा होगा यानी जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन अच्छी होगी, लंबा होगा, लंबे समय तक जिएंगे तो ज्यादा विकास होगा। ज्यादा विकास होगा तो भाई कुछ ना कुछ मानव विकास करेगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका शिक्षा। शिक्षा भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। एजुकेशन का पावर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि एजुकेशन की पावर क्या है। पावर बहुत है दोस्तों, अगर आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, तो एक ऐसी कलम की ताकत होती है जो इंसान को पूरी दुनिया हिला सकता है। और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कलम की ताकत दिखा दिए दुनिया की, हम किसी से कम नहीं है, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा लोग बना दिए हैं, ऐसा लोग कह दिए हैं कि भाई यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको भी अगर कोई ऐसा कहे कि यार क्या इंसान है, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो समझिए कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा, एजुकेशन ग्रहण करना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद आता है आय। आज के डेट में आय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर आय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में कहें, अगर पैसा नहीं है ना भैया तो कुछ नहीं होगा, मानव विकास तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। तो आय होना जरूरी है। देखिए, आय में प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी। अगर मान लें किसी परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 कमाने वाले हैं और पांचों लोगों की जो सैलरी है मान लीजिए 50-50 हजार पांचों लोग की है। ठीक है, अब एक परिवार मान लेते और है, यहाँ भी 10 लोग हैं, यहाँ भी कमाने 5 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है इनकी 5-5 हजार है। तो अब मुझे बताइए कि ये वाला विकास करेगा कि बी वाला विकास करेगा? आपका जवाब होगा ए वाला विकास करेगा, कि यहाँ पे सैलरी ज्यादा है। सैलरी ज्यादा का मतलब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, यानी कमाने वाले लोग यहाँ पे ज्यादा हैं और उन सबकी प्रति व्यक्ति यानी हर व्यक्ति की आय ज्यादा है। तो जो हर व्यक्ति की जब आय ज्यादा होगी तो भैया सब विकास करेंगे, और सब विकास करेंगे तो परिवार विकास करेगा, परिवार विकास करेगा तो समाज विकास करेगा, समाज विकास करेगा तो दोस्तों देश विकास करेगा। फैंटास्टिक आंसर लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, भारत में जो एचडीआई है ना, एचडीआई वो मध्यम स्तर में आता है। ठीक है, जो उच्च वर्ग में आते हैं, जो विकसित देश होते हैं वो उच्च वर्ग में आते हैं। और यहाँ पे भारत जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एचडीआई विश्व में सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक नॉर्वे में है। ठीक है, और बता दें नॉर्वे आपका मैप में भी भरने के लिए आता है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। विभेद, भेद मतलब भैया अंतर बताना, विभेद। ठीक है, किसमें? वृद्धि और विकास में। आइए अंतर बताते हैं इनके बारे में, तो यहाँ पे भी इनको अच्छे से आप समझ सकते हैं। पहले पैरामीटर की बात करें तो हम पहले अर्थ समझेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अर्थ की। तो अर्थ में लिखेंगे किसी वस्तु या संख्या में मात्रात्मक वृद्धि जो होती है उसे हम वृद्धि ग्रोथ के नाम से जानते हैं। मैं सिंपल भाषा में कहूं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक बच्चा बढ़ जाएगा, 11 लोग हो जाएंगे, इसका मतलब 1 लोग की वृद्धि हो गई है।
ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, मात्रात्मक वृद्धि होती है, मतलब एक मात्रा बढ़ चुकी है। वहीं विकास की अगर बात करें तो यहाँ पे किसी क्षेत्र, समाज या व्यक्तियों का गुणात्मक जो होता है, सुधार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे अब आपके परिवार में 10 लोग हैं और यहाँ पे एक बढ़ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। अब जो 11वां बच्चा है, मतलब 11वां जो है, यानी जो एक बढ़ा है, उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का विकास करना पड़ेगा। अच्छे घर होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे खान पान होना चाहिए। तो इन सबका जब विकास, मतलब कि जब वृद्धि होगी धीरे धीरे, तो एक परिवार विकास की श्रेणी में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब लोग गुणात्मक वृद्धि करें तो उसे हम विकास कहते हैं, और जो मात्रात्मक होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वृद्धि से ही विकास होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। इसलिए वृद्धि से ही क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रकार में। तो देखिए, प्रकार में केवल यह संख्यात्मक आकार में बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है, संख्यात्मक आकार में बढ़ेगा। लेकिन जो विकास होता है ना, ये समाज में दिखाई देता है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप पहले 10 साल पहले का गांव अपना देखिए, और आज देखिए डेट में, और आने वाले 10 साल में गांव कहाँ हो जाएगा, यानी आपका समाज कहाँ से कहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में बदलाव हो रहे हैं, और जो बदलाव हैं ये विकास को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक, भाई सिंपल सी बात है, जो लोग कमाएंगे तो लोगों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो हर चीज इंसान को जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो लोग अपने संसाधन को चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो विकास होगा यहाँ पे। ठीक है, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक उन्नति विकास करने का मतलब ये है कि जब लोग विकास होंगे तो लोग की संस्कृति डेवलप होगी। ठीक है, लोग कल्चर डेवलप होगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये है कि जैसे मान लो आज जनसंख्या 100 है, जो है आने वाले कुछ सालों में 500 हो जाए, फिर इसके बाद धीरे धीरे से बढ़ जाए, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। जैसे आपने अगर अयोध्या का नाम सुना होगा, अयोध्या से कुछ लोग होंगे भी, तो अगर बात करें अयोध्या में राम मंदिर बना, तो जैसे राम मंदिर बना उस पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। भाई वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे कई लोगों को ना रोजगार भी मिला हुआ है। आप कभी जाइए वहां पे देखिए, तो आपको देखने को मिला कि वहां उस क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में लोगों को रोजगार में छोटा मोटा रोजगार मिला है। जो लोग कमाने जाते थे बाहर, वहां पे लोगों को रोजगार मिल गया। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ मेला में देख लीजिए, महाकुंभ मेला में जो है न जाने कितनों को रोजगार मिला है। अब कुछ समय के लिए उनको रोजगार मिला हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में कहीं के डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। विकास कैसे होता है, जब वहां पे कोई चीज ऐसी संस्कृति विकसित होती है, या कोई चीज और उत्पत्ति होती है, या फिर कुछ वहां नया होता है, तो वहां पे लोग डेवलपमेंट करते हैं, वहां के विकास करते हैं। ठीक है, जो लोग बाहर कमाने जाते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में ही, अपने जिले में ही कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या के लोग होंगे, जो प्रयागराज के लोग होंगे, वो अपने ही जिले में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे तो विकास करेंगे वो। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन शुरू होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आपका आएगा यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद मानचित्र आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मानचित्र क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में कवर करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, ताकि जो है आप इसे अच्छे से कवर कर लें। और दोस्तों बता दें कि आपको ऐसे ही सरल आसान शब्दों में समझाते रहेंगे। मानचित्र का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिए। अगर नहीं देखे तो 100% मानचित्र वहां से देखने को जरूर आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा पेपर पैटर्न देख पा रहे होंगे। अच्छे से मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है एक मैसेज करना होगा। एक नंबर बता दे रहा हूं, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कमेंट करिएगा तो मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। जो भी आपका विषय होगा उन विषयों को भी आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका डिमांड है वो डिमांड का भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इस वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आपको जल्द से जल्द अपलोड करवा देंगे। चलिए मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।